मूवी की शुरुआत में हम कार्तिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे मिलने उसकी फ्रेंड आई हुई थी। प्रिया आते ही कार्तिका से पूछती है कि अब वो कैसा फील कर रही है, क्योंकि हाल ही में कार्तिका का ब्रेकअप हुआ था जिस वजह से वो काफी उदास रहा करती थी और ये पैंडेमिक का समय होता है, इसलिए दोनों ज्यादा घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। अब प्रिया कार्तिका को इन सब चीजों को भूलने का एक आइडिया देती है और कहती है कि उसे तो बुक पढ़ना वैसे ही पसंद है और अभी अभी प्रिया के भाई ने एक पुरानी लाइब्रेरी खरीदी है, तो वहाँ पर वो चले और जाकर पुरानी बुक्स पढ़े। ये सुनते ही कार्तिका बहुत खुश हो जाती है और अगले ही सीन में हम कार्तिका को उसी लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ पर पीछे से प्रिया का भाई आनंद आता है और वो बोलता है कि ये लाइब्रेरी 100 साल से भी पुरानी है। अब तभी कार्तिका लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए एक फिक्शनल किताब ढूंढने लगती है क्योंकि उसे फिक्शन बहुत पसंद था और जल्दी ही उसको करुंग काप्यम नाम की एक किताब मिल जाती है। करुंग काप्यम या फिर ब्लैक नोवेल एक बड़ी सी फिक्शनल स्टोरी वाली किताब थी जिसमें कई सारी डरावनी कहानियां थी और देखने में ही वो किताब बहुत सालों पुरानी लग रही थी। एनीवेज अब कार्तिका उस किताब को ले लेती है और उसे पढ़ना शुरू कर देती है, जिसके स्टार्टिंग में ही बुक पर लिखा हुआ था कि मैं इस किताब को उन रहस्यों के लिए डेडिकेट करती हूँ जो कि इस जादुई दुनिया में है। कार्तिका अब किताब पढ़ना शुरू करती है और सबसे पहली कहानी का नाम होता है काली जुबान वाली औरत। तो कहानी की शुरुआत में हम मीरा नाम की एक लड़की को सीढ़ियों पर बैठकर रोता हुआ देखते हैं। तभी वहां पर शक्ति नाम का एक लड़का गुजरता है जो कि उसी बिल्डिंग में रहता था और पूछने पर मीरा शक्ति को बताती है कि उसने इस बिल्डिंग में रूम लिया था, लेकिन जब वो आज रहने के लिए यहाँ पर आई तो उसके लैंडलॉर्ड ने उसे रूम देने से मना कर दिया। इनफैक्ट उसने अपने दोस्त से भी पूछा कि क्या वो कुछ दिन उसके घर में रह सकती है, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इतना कहकर मीरा दुखी हो जाती है और तभी शक्ति ये कहता है कि वो अकेला ही रहता है और वो चाहे तो उसके साथ पेंडेमिक एंड होने तक रह सकती है, जिसके बाद में वो खुश हो जाती है और शक्ति की बात मान लेती है। मीरा अब अपना पूरा सामान लेकर शक्ति के घर में चली जाती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है। अब अगली सुबह हम मीरा को देखते हैं जो कि सो के उठी थी और वो शक्ति से बात करने जाती है, जहाँ पर वो उसको बताता है कि हमारी बिल्डिंग के अंदर B13 फ्लैट के ओनर की मौत हो गई है और वो भी उसकी वाइफ ने ही उसको मारा है। वो आगे बताता है कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चल रहा था, जिसके अंदर वाइफ ने गुस्से में आकर रोलिंग पिन से हस्बैंड के सर पर मार दिया, जिससे उसके सर के 2 टुकड़े हो गए। अब ये बात सुनते ही मीरा पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि B13 फ्लैट का ओनर ही उसका लैंडलॉर्ड था जिसने उसे कल घर देने से मना कर दिया और जाते हुए मीरा ने उसे गुस्से में ये कहा था कि उसकी मौत हो जाएगी और उसके सर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, जो कि आज बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मीरा ये बात शक्ति को बताती है, जिस पर वो हंसने लगता है और कहता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, लेकिन मीरा इस पर बहुत श्योर थी, इसलिए दोनों इसे एक बार टेस्ट करने का फैसला कर लेते हैं। कुछ ही समय के बाद में उनके घर पर एक डिलीवरी बॉय आता है जिसे मीरा को कुछ कर्ज करना था, जिसके बाद में वो दोनों ये देखते हैं कि क्या सच में मीरा का कर्ज काम करता है या फिर नहीं। लेकिन वो डिलीवरी बॉय पूरी तरह सेफ्टी से पार्सल देकर वहाँ से निकल जाता है और मीरा शक्ति से कहती है कि उसे उस पर दया आ गई थी, इसलिए उसने उसे कर्ज नहीं दिया। शक्ति इस बात पर मुस्कुराने लगता है और उसको लगता है कि मीरा बस मजाक करती है। खैर अब अगले दिन जब मीरा घर पर अकेली होती है तब वो घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि मेन डोर को बाहर से लॉक कर दिया गया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली शक्ति ने ही किया होगा। कुछ ही देर के बाद में वो घर आ जाता है और मीरा पूछती है कि उसने मेन डोर को क्यों लॉक किया, जिस पर शक्ति कहता है कि उसने गलती से लॉक कर दिया होगा और अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ अजीब आवाजों की वजह से मीरा की आधी रात में ही नींद खुल जाती है और जब वो रूम से बाहर देखती है तो उसे शक्ति किसी आदमी की बॉडी अपने रूम में ले जाते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर मीरा डर से कांप जाती है। अगले दिन अब शक्ति जब घर पर नहीं होता तो मीरा उसके रूम में जाती है और ढूंढने पर उसे उसके रूम के अंदर 2 जनों की बॉडी मिलती है, जिससे कि वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है और यहाँ पर शक्ति ने उनको बहुत बुरी तरह से मारा था। मीरा यहाँ पर समझ जाती है कि शक्ति असल में एक सीरियल साइकोपैथ है। तभी वहां पर शक्ति भी आ जाता है और मीरा ऐसे नाटक करती है कि जैसे उसे उन बॉडीज के बारे में कुछ पता ही ना हो। मीरा अब जल्दी से जल्दी इस घर से निकलना चाहती थी और मौका देखकर वो भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन तभी शक्ति उसको पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है और उसको चेयर से बांध देता है। शक्ति अब पूरी तरह से अपने सीरियल किलर वाले लुक में आ गया था और वो मीरा के सामने ही उन बॉडीज को पागलों की तरह बार बार स्टैब कर रहा था। तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और शक्ति हॉल में आ जाता है, जहाँ पर उसे अपने आप एक चेयर मूव करते हुए दिखाई देती है और कुछ ही देर के बाद में उसे वही बॉडी जिंदा दिखाई देती हैं जिसे उसने मारा था। शक्ति इस चीज से बहुत घबरा जाता है और उसे तब उसके दोस्त का वीडियो कॉल आता है, जिसे शक्ति मीरा के बारे में बताता है और जब उसका दोस्त मीरा के फेसबुक आईडी को सर्च करता है तब उसको पता चलता है कि असल में मीरा की मौत तो 5 साल पहले ही हो गई थी। जी हाँ, यानी कि वो जिंदा नहीं बल्कि एक आत्मा है।
अब ये सब जानकर इस सीरियल किलर शक्ति के अंदर बहुत डर बैठ जाता है, यानी कि उसने अब पहली बार डर का सामना किया था। और तभी उसके ऊपर एक स्पिरिट अटैक कर देती है, जिससे शक्ति डर कर वहीं गिर जाता है। और तभी हम शक्ति के पीछे मीरा की आत्मा को देख पाते हैं, जिसके साथ सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम मीरा को अपना सामान लेकर वहां पर सीढ़ी पर आता हुआ देखते हैं, यानी कि इसी आत्मा को, जहां पर थोड़ा मुस्कुराने के बाद में वो वापस से रोने लगती है, यानी कि उसने शक्ति को मार दिया था और अब वो अपने दूसरे शिकार की तलाश में थी। और इसी तरह से ये पहली वाली कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब कहानी पढ़ने के बाद में कार्तिका प्रिया को कॉल लगाती है, लेकिन प्रिया किसी और से बात कर रही होती है, जिस वजह से कार्तिका उससे बात नहीं कर पाती, जिसके बाद में वो दूसरी कहानी की तरफ बढ़ती है। अब हमें एक लड़की को किसी के घर के बाहर नॉक करते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद घर से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम काजल था। और काजल असल में एक फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर होती है। तभी वो लड़का काजल से कहने लगता है कि वो भी एक यूट्यूबर है और वो उसके साथ वीडियो बनाना चाहता है। और काफी इंसिस्ट करने के बाद काजल मान भी जाती है और लड़के को अंदर आने के लिए कहती है। अब हम काजल के लाइफस्टाइल को देख पाते हैं, जहां पर उसका काम पैंडेमिक के समय लोगों को लाइव फिटनेस टिप्स देना था और वो ऐसे ही रोज लाइव स्ट्रीम किया करती। तभी एक दिन काजल को लाइव स्ट्रीम करते हुए अपने घर में एक अनजान आदमी घूमते हुए दिखता है, जिससे काजल डर जाती है और स्ट्रीम बंद करके उस आदमी को ढूंढने चली जाती है। अब जैसे ही वो आदमी उसके सामने आता है तो वो काजल पर हमला कर देता है। पर हैरानी वाली बात तो ये होती है कि अगले ही पल वो आदमी काजल से दूर भी भागने लगता है, जिसके बाद काजल एक ऑब्जेक्ट से उस आदमी के सर पर मारती है और उसे घसीट कर एक कमरे में ले जाती है, जिसके अंदर कई सारे आदमियों को काजल ने कैद कर रखा था। अब हम समझ पाते हैं कि काजल असल में एक साइको है, जिसे आदमियों की उंगलियां खाना पसंद है, यानी कि उसके अंदर कैनिबलिस्टिक नेचर भी था। इसलिए उस कमरे में किसी भी आदमी की उंगलियां नहीं थी। वहीं पर हम उस यूट्यूबर लड़के को भी देख पाते हैं, जो कि उस दिन वीडियो बनाने काजल के पास आया था, लेकिन उसने उसे भी कैद कर लिया। तभी काजल एक आदमी का हाथ लेती है और उसकी उंगलियां काटने लगती है, लेकिन उसी वक्त कोई काजल से मिलने आ जाता है। और काजल जब बाहर जाकर देखती है तब वहां पर एक दूसरा यूट्यूबर लड़का था, जिसे भी काजल के साथ वीडियो बनाने थे। और काजल फिर उसे अंदर आने के लिए कह देती है, जिसके बाद ये वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, यानी कि उस लड़के का भी सेम हाल होने वाला था। कहानी को पढ़ने के बाद में हमें कार्तिका को दिखाया जाता है, जो कि इसको पढ़कर कुछ सोच रही थी, लेकिन तभी उसे लाइब्रेरी के कोने के अंदर एक आत्मा दिखती है। वो कुछ आगे सोचती कि उससे पहले ही उसे प्रिया का कॉल आ जाता है और कार्तिका उसे पढ़ी हुई दोनों कहानियों के बारे में बोलती है और उसको बताती है कि इस किताब में पैंडेमिक और अभी के प्राइम मिनिस्टर और भी कई चीजों के बारे में लिखा है। जिसके बाद प्रिया उस किताब के राइटर का नाम पूछती है, लेकिन राइटर का नाम मिट गया था, इसलिए कार्तिका उसे पढ़ नहीं पाती। अब प्रिया फिर कार्तिका से कहती है कि वो अपने भाई से इस किताब के राइटर का नाम पूछकर उसे कॉल करेगी। इसके बाद में कार्तिका फोन रख देती है और तीसरी कहानी की तरफ प्रस्थान करती है। इस कहानी के अंदर हम श्रुति और जेकब नाम के दो जनों को देखते हैं, जो कि फेमस म्यूजिक कंपोजर सिद्धार्थ अभिमन्यु को अपॉइंट करते हैं। जेकब को असल में अपनी मूवी के लिए म्यूजिक चाहिए था, जिसके लिए उसने एज अ सिंगर श्रुति और एज अ म्यूजिक कंपोजर सिद्धार्थ को चुना था। कुछ ही देर के बाद में सिद्धार्थ बाहर आता है और उन दोनों को अंदर लेकर जाता है, जिसके बाद श्रुति अपने गाने को रिकॉर्ड करने लगती है। लेकिन सिद्धार्थ को बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि श्रुति उसे कुछ बुरा बोल रही है। इस चीज को सिद्धार्थ जेकब को कई बार बताता है और इस बात से श्रुति गुस्सा हो जाती है और स्टूडियो से जाने लगती है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। लेकिन उसी वक्त स्टूडियो की लाइट चली जाती है और इनके घर को भी किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था, जिस वजह से ये लोग बाहर नहीं जा सकते थे। सिद्धार्थ अब कुछ कैंडल्स लेकर आता है और उन्हें जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार कैंडल्स को एक आत्मा आकर बुझा दिया करती थी, जिससे सिद्धार्थ फ्रस्ट्रेट होकर वहां से जाने लगता है। अब कुछ देर के बाद में वहां पर एक औरत लैंप लेकर आती है और दोनों के बीच में बैठकर रोने लगती है, जिससे श्रुति को लगता है कि सिद्धार्थ ने इसे यहाँ पर कैद करके रखा होगा। तभी वहां पर सिद्धार्थ वापस आता है, जिसे श्रुति उस लेडी के बारे में पूछती है, लेकिन सिद्धार्थ ये कहता है कि उसे ऐसी किसी भी लेडी के बारे में कुछ नहीं पता और यहाँ तक कि वो लेडी भी वहां से गायब हो गई थी। अब इनके साथ यहाँ पर पैरानॉर्मल चीजें होना शुरू हो जाती हैं, जहाँ पर इन्हें एक बौना आदमी, एक पंजाबी, एक चाय वाला, एक किन्नर और उसी लेडी की आत्मा दिखती है, जिससे डरकर जेकब और श्रुति वहां से भाग जाते हैं। अब अगली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेकब को उसके बॉस का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो किसी दारू पीने वाले मरे हुए आदमी से म्यूजिक कंपोज करवा रहा है, जिसको सुनकर जेकब को कुछ भी समझ में नहीं आता और उसका बॉस उसे न्यूज देखने के लिए कहता है। वो जल्दी से न्यूज ओपन करता है और उसको पता चलता है कि असल में सिद्धार्थ अभिमन्यु की तो कुछ दिन पहले ही शराब पीकर कार चलाने की वजह से मौत हो चुकी है, जिसके चलते उसने 5 लोगों को भी कार से ठोककर मार दिया था और ये 5 लोग वही थे जिनकी आत्मा को जेकब ने स्टूडियो में देखा था। तभी जेकब को किसी का कॉल आने लगता है और देखने पर उसे पता चलता है कि ये कॉल सिद्धार्थ की ही होती है। जेकब की हिम्मत नहीं होती कि वो कॉल को पिकअप करे और तभी उसके रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिसके साथ ही कार्तिका तीसरी कहानी को भी पढ़कर खत्म कर देती है।
कार्तिका को अब 100% किसी के लाइब्रेरी के अंदर होने का एहसास होता है और ढूंढने पर उसे वही हाथ में लैंप लेकर चलने वाली औरत दिखाई देती है जिसे कार्तिका ने स्टोरी के अंदर पढ़ा था। कार्तिका इस चीज से बहुत डर जाती है और वो जैसे ही अपने डेस्क के पास में आती है तो उसे वहां पर काजल की आत्मा दिखाई देती है जो कि अगले पल ही गायब हो गई थी। अब वो कहानियों के सारे कैरेक्टर्स के बारे में इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करती है जिससे उसको पता चलता है कि ये सारे लोग असल में थे लेकिन इनकी बहुत समय पहले ही मौत हो चुकी है, यानी कि इसके अंदर लिखी हुई सारी कहानियां सच्ची थी। अब ये सब चीजें कार्तिका के लिए बहुत डरावनी थी लेकिन फिर भी वो चौथी कहानी को पढ़ने जाती है। अब चौथी कहानी होती है दो शराबी दोस्तों की। इन दोनों दोस्तों के नाम पंबू और सरवना होते हैं। इन दोनों को ही लॉकडाउन की वजह से बहुत समय से पीने के लिए नहीं मिला था, जिसके बाद ये दोनों ही एक लॉक्ड बार में जाते हैं जहां पर बियर की बोतल्स देखकर दोनों खुशी से फूले नहीं समाते। उनको लगता है कि उनके हाथ खजाना लग गया। अब दोनों जल्दी से बियर पीने के लिए भागते हैं लेकिन तभी दोनों के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी इनके सामने बिना सर वाला भूत आ जाता और कभी एक बड़ा सा वुडन बॉक्स। दोनों इस चीज से काफी डर जाते हैं और तब इनके सामने कुछ अजीब हरे से लोग आते हैं जिनकी एक लीडर भी थी जिसका नाम सरकलाया था। सरकलाया दोनों से कहती है कि वो लोग एलियंस हैं और लॉकडाउन की वजह से वो यहाँ से नहीं जा सकते। वो कोविड-19 को इंसानों की गलती बताती है और कहती है कि उनकी ही वजह से वो लोग यहाँ पर फंसे हैं। साथ ही साथ में वो ये बोलती है कि उनकी रेस को अल्कोहल से एनर्जी मिलती है इसलिए वो लोग यहाँ पर हैं और इस वजह से उन दोनों को यहाँ पर अल्कोहल नहीं मिलेगा। अब वो दोनों अल्कोहल के लिए काफी रिक्वेस्ट करते हैं जिस पर सरकलाया उन्हें एक टेस्ट पास करने के लिए कहती है। वो उन दोनों को ही एनलाइटमेंट की पावर देती है जिससे कि वो जो भी मांगेंगे पूरा हो जाएगा। अब पहले सरवना विश करता है लेकिन उसने जो विश किया था वो नहीं आता। उसके बदले वहां पर एक वीणा आ जाती है। सरवना इस चीज से काफी हैरान हो जाता है और फिर उसको याद आता है कि उसकी बहन को उसने बचपन में वीणा गिफ्ट करने का वादा किया था जो कि उसने आज तक पूरा नहीं किया। तभी पंबू अब अपनी दादी को कॉल लगाता है जिसे उसकी फैमिली ने बहुत समय पहले ही ओल्ड एज होम में छोड़ दिया था। पंबू ने भी उनकी केयर नहीं करी थी। वो फिर अपनी दादी से माफी मांगता है और इसको देखकर सरकलाया भी इमोशनल हो जाती है। इस चीज से दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद करी। और अब सरकलाया दोनों से कहती है कि तुम दोनों इस टेस्ट में पास हो गए हो, लेकिन फिर भी सरकलाया उन दोनों को अल्कोहल नहीं देती। और तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ी की आवाज आती है जिसके बाद में सरकलाया अपने लोगों के साथ वहां से चली जाती है। अब इस कहानी के खत्म होते ही यहाँ पर कार्तिका को सरकलाया और उसके लोग दिखते हैं। तब सरकलाया कार्तिका से कहती है कि सिर्फ उसकी ही वजह से वो लोग इधर हैं, यानी कि हो सकता है कि कहानियां पढ़ने की वजह से कहानियों के कैरेक्टर्स बाहर आ रहे हों। तभी कार्तिका आगे ना पढ़ने का फैसला ले लेती है लेकिन फिर वो अपना मन बदलकर वापस से पढ़ने के लिए बैठ जाती है और अब वो आखिरी कहानी की तरफ थी। कहानी की शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं जहां पर लोगों के बच्चे अपने आप ही गायब हो रहे थे। बस इतना ही नहीं था, वहां पर कोई रात में गांव के लोगों को भी मार रहा था और ऐसे ही आज रात कंदा नाम के एक आदमी को किसी ने मार दिया था। अब कहानी में आगे हम कार्तिका नाम की ही एक औरत को देखते हैं जो कि अपनी बेटी उमयल के साथ खेल रही होती है। तभी कार्तिका का देवर काशी वहां पर आ जाता है और वो बताता है कि भैया को मिलिट्री लीव मिल गई है और वो घर वापस आ रहे हैं। वो इस बात से बहुत खुश हो जाती है लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि गांव के सभी लोग कहीं पर भाग कर जा रहे हैं और वहां पर जाकर देखने पर सभी को कांदा की डेड बॉडी दिखती है। उसी वक्त वहां पर गांव का सरपंच भी होता है जिसे काशी इन सब मर्डर्स और बच्चों की किडनैपिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने कहता है। लेकिन सरपंच उल्टा उस पर ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो जो कि इन सब चीजों के बीच में बोलो। अब अगले सीन में कार्तिका को पूरे गांव को दावत देते हुए दिखाया जाता है जो कि अपने पति के आने की खुशी में ये पार्टी दे रही थी। तभी वहां पर सरपंच भी आ जाता है और दोनों में बातें होने लगती हैं। कार्तिका सरपंच से कहती है कि उसे भविष्य देखना आता है और उसने एक किताब के अंदर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी लिखा है। अब सरपंच इस चीज को सच नहीं मानता था इसलिए वो कार्तिका को इस गाँव के बारे में कुछ बताने के लिए कहता है। कार्तिका तभी आंखें बंद करके भविष्य देखने लगती है और उसे भविष्य में उसके साथ बुरा होते हुए दिखता है। इसलिए कार्तिका सरपंच को बताती है कि भविष्य में ये गांव कब्रिस्तान बनने वाला है। अब सरपंच इस चीज का मजाक उड़ा देता है और अपने बारे में कुछ बोलने के लिए कहता है जिस पर कार्तिका उसे मटकों से दूर रहने के लिए कहती है और अगले ही पल सरपंच के हाथों से 2 मटके गिरकर टूट जाते हैं जिससे कि सरपंच काफी हैरान हो जाता है कि ये बात सच कैसे हो गई। तब तक वहां पर उसकी बेटी उमयल आ जाती है और वो कहती है कि पापा आ गए, जिसको सुनकर कार्तिका खुशी से घर से बाहर जाने लगती है। लेकिन बाहर जाकर कार्तिका को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि असल में उसका पति जिंदा नहीं बल्कि उनकी बॉडी वहां पर आई थी जिनकी बॉर्डर पर आने से एक दिन पहले ही मौत हो गई। कार्तिका इस चीज से बहुत टूट जाती है और अकेले रहना शुरू कर देती है। अब ऐसे ही एक रात कार्तिका का नौकर पंडी सरपंच से कहता है कि उसने कार्तिका को चुड़ैल के जैसे एक बार देखा था और हो सकता है कि वही गाँव में हो रही सभी दिक्कतों की जड़ हो। सरपंच अब इस चीज के बारे
में सोचने लगता है और एक पंडित को बुलाकर उससे मदद मांगता है, जिसके बाद पूरे गांव में बात फैल जाती है कि कार्तिका श्रापित है और उससे उसका घर छीनकर उसे जबरदस्ती गांव से दूर झोपड़पट्टी में रहने के लिए भेज दिया जाता है। अब कार्तिका अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगी थी, लेकिन वहां पर भी उसके साथ बहुत गलत होता है। एक दिन सरपंच आकर कार्तिका का जबरदस्ती फायदा उठाता है और एक दिन उसका देवर काशी भी ऐसा ही करने की कोशिश करता है, जिससे तंग आकर एक रात कार्तिका उमयल को लेकर एक कुएं के पास जाती है और दोनों की जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेती है। लेकिन तभी वहां पर काशी पूरे गांव वालों को लेकर आ जाता है और सबको ऐसा बताने लगता है कि ये उमयल को मारने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद सारे गांव वाले मिलकर कार्तिका को मारने लगते हैं। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर कार्तिका को मारते हुए गांव वाले उसे एक पेड़ के पास ले जाते हैं और वहीं पर उसे पत्थर मार मार कर खत्म कर देते हैं और इस तरह से कार्तिका की जान चली जाती है। अब हम पांडी, काशी और पंडित को एक साथ बैठकर शराब पीते हुए देखते हैं, जहां पर हमको पता चलता है कि ये सब इन तीनों का ही बनाया हुआ प्लान था, जिसके अंदर कार्तिका को चुड़ैल साबित करके उसको मरवा कर उसकी प्रॉपर्टी तीनों हथियाना चाहते थे। अब तीनों कार्तिका के मरने की खुशी में एंजॉय कर रहे थे, पर तभी उनके पीछे से कार्तिका की आत्मा आती है जो कि उसी वक्त तीनों को खत्म कर देती है और इस तरह से ये आखिरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तभी यहाँ पर कार्तिका, जो कि इस कहानी को पढ़ रही थी, उसे लाइब्रेरी में फिर से किसी के होने का एहसास होता है और इस बार उसे खुद कहानी वाली कार्तिका की आत्मा दिखती है, जिससे डरकर वो बुक लेकर अपने घर आ जाती है। अब घर पर कार्तिका ये सारी बातें प्रिया को बताती है और दोनों को तब हैरानी होती है जब इस बुक के राइटर का नाम उनको पता चलता है, जो कि उमयल कार्तिका था, जो कि उस आखिरी कहानी की औरत और उसकी लड़की का नाम था। और यहाँ तक कि प्रेजेंट टाइम वाली कार्तिका का फुल नेम भी उमयल कार्तिका ही था। प्रिया अब कार्तिका से ये बात भी कहती है कि उसका सिग्नेचर भी किताब वाली राइटर से मिलता है, तो हो सकता है कि शायद वो उस कहानी वाली कार्तिका का पुनर्जन्म होगा। और एक बात और कि गांव वाली कार्तिका को पहले से ही पता था कि उसके साथ में कुछ गलत होने वाला है और शायद से इसलिए उसने ये किताब पहले ही लिख दी होगी। इनफैक्ट शायद से वो ये भी जानती होगी कि उसका पुनर्जन्म होने वाला है और मेरे ख्याल से वो एज अ मीडियम काम करती होगी जिसको आत्मा भी दिखती थी। खैर, अब इस चीज को टेस्ट करने के लिए प्रिया उसे कुछ लिखने के लिए कहती है, जिस पर कार्तिका लिखती है कि उसे भूख लगी है और तभी किचन से स्ट्रेंजली कुकर की सीटी बज जाती है। लेकिन इस चीज को प्रिया बस एक कोइंसिडेंस बताती है और उसे कुछ और लिखने के लिए कहती है, जिस पर कार्तिका इस बार लिखती है कि एक सेंटा क्लॉज आकर मुझे मार दे। इतना लिखते ही उनके दरवाजे पर कोई जोरों से नॉक करने लगता है और दोनों की जान हलक में आ जाती है। उनको लगता है कि किलर आ गया, लेकिन दरवाजा खोलने पर दोनों देखते हैं कि वो तो आनंद है, जो कि प्रिया को लेने आया था। अब प्रिया इसके बाद आनंद के साथ चली जाती है और कार्तिका जैसे ही अपने घर को लॉक करती है तो उसे दूसरे रूम में एक सेंटा क्लॉज हाथ में एक लेकर खड़ा हुआ दिखता है, जो कि अगले ही पल कार्तिका की तरफ भागता है। यानी कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची थी और कार्तिका वही है, यानी कि 100 साल पुरानी वाली, जिसका पुनर्जन्म हुआ था और आज भी शायद से उसके साथ में कुछ गलती होने वाला था। और हमारे सामने टू बी कंटिन्यूड लिखकर आता है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और यार पता नहीं क्यों इस फिल्म को देखकर मुझे बुक्स ऑफ ब्लड नाम की एक फिल्म की याद आती है, जो कि एक फॉरेन हॉरर फिल्म है। और अगर आपने उस फिल्म को नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देखना, आपको थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी जरूर मिलेंगी। यहाँ पर भी 5 कहानियां हैं जो कि काफी अलग अलग हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे आखिरी कहानी काफी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि वो मेन प्लॉट में आकर जुड़ती है। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए